पृथ्वीराज चौहान, ये नाम सुनते ही जहन में वीरता, शौर्य और भारतीय इतिहास की वो महागाथाएं गूंजने लगती हैं ना। लोक कथाओं से लेकर टीवी सीरियल्स और फिल्मों तक इनकी कहानियों ने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। लेकिन सवाल ये है कि इस महान नायक की कहानी में सच कितना है और किस्से कितने। क्या वो सच में वैसे ही थे जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और उस महान किंवदंती के पीछे के असली इंसान को जानने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़ी किंवदंती के पीछे एक असल इंसान होता है। पृथ्वीराज के मामले में अगर हमें उस मिथक को समझना है तो हमें पहले इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज तृतीय से मिलना होगा, जो शक्तिशाली चौहान वंश के शासक थे। जी हाँ, उनका असली नाम था पृथ्वीराज तृतीय। वो चाहमान यानी कि चौहान वंश के राजा थे और उनका शासनकाल था लगभग 1178 से 1192 ईस्वी तक। और एक मजेदार बात, उनकी असली राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि अजमेर थी, जैसा कि ज्यादातर किस्से कहानियों में बताया जाता है। तो देखिए, यहीं से इतिहास और कहानी में पहला फर्क साफ नजर आने लगता है। और उनका सत्ता में आना भी ना किसी तूफान की तरह तेज था। सोचिए, 1166 में गुजरात में उनका जन्म हुआ और महज 11 साल की उम्र में लगभग 1178 में वो अपनी मां की देखरेख में राजा बन गए। और तो और सिर्फ 2 साल बाद 1180 तक एक टीनेजर होते हुए उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। और वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, उनकी शिक्षा दीक्षा भी कमाल की थी। वो कई भाषाएं जानते थे, तीरंदाजी और युद्ध की रणनीतियों में तो माहिर थे ही, पर साथ ही उन्हें मेडिसिन, फिलॉसफी, धर्मशास्त्र और यहां तक कि मैथ्स की भी गहरी समझ थी। मतलब एक ऐसे शासक जिनके पास बल भी था और बुद्धि भी। हर बड़े शासक की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो उनकी पूरी विरासत को तय कर देता है। पृथ्वीराज के लिए वो मोड़ था तराइन का युद्ध, जहां उनका सामना हुआ मोहम्मद गौरी की हमलावर फौज से। तराइन की लड़ाइयां उनके शासन का सबसे बड़ा पड़ाव थीं। 1191 में पहली लड़ाई में पृथ्वीराज को एक शानदार जीत मिली। उन्होंने हमलावर सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया। लेकिन किस्मत का पहिया बहुत तेजी से घूमा। ठीक 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद घौरी एक ज्यादा बड़ी और मजबूत सेना के साथ वापस आया, और इस बार का नतीजा उनके शासन के लिए एक विनाशकारी मोड़ साबित हुआ। ये जो साल है ना 1192, ये भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की हार ने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक हार की कहानी वीरता की एक अमर गाथा में आखिर कैसे बदल गई? इसका जवाब छिपा है इतिहास के अधूरे पन्नों और बाद में लिखे गए शानदार महाकाव्यों के बीच के फर्क में। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वीराज के बारे में हम जो ज्यादातर कहानियां जानते हैं वो सीधे सीधे उस दौर के ऐतिहासिक सबूतों से नहीं आती। उस समय के शिलालेख जैसे रिकॉर्ड बहुत ही कम मिलते हैं। ज्यादातर जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों से मिलती है, जिन्हें दरबारी कवियों ने बहुत बाद में लिखा था, और इनमें अक्सर सच और कल्पना का एक खूबसूरत मिश्रण होता है। और ये फर्क सबसे ज्यादा नाटकीय रूप में कहाँ दिखता है? उनकी मौत की कहानी में। ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो बस इतना बताते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया। लेकिन मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी सुनाता है कि उन्हें बंदी बनाकर अंधा कर दिया गया था, पर फिर भी उन्होंने अपने कवि की आवाज के सहारे शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार गिराया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इतिहास और मिथक का ये मिला जुला रूप, ये कहानी आज भी भारत की यादों में इतनी जिंदा और इतनी शक्तिशाली क्यों है। उन्हें अक्सर अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर याद किया जाता है। ये जो टाइटल है ना, ये उनके प्रतीकात्मक महत्व को दिखाता है। वो राजपूत वीरता के एक हीरो बन गए, और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव से ठीक पहले दिल्ली के आखिरी बड़े हिंदू शासक। और उनकी कहानी आज भी जिंदा है हमारे चारों तरफ। अनगिनत किताबें और लोक कथाएं उन्हीं से प्रेरित हैं। वो टीवी सीरियल्स का एक अहम हिस्सा हैं, उन पर बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, और वो आज भी हिम्मत और प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतीक हैं जो नई पीढ़ियों के मन में उनकी उस महान छवि को और भी मजबूत करता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
इतिहास का कितना हिस्सा वो सच है जो हुआ और कितना हिस्सा वो कहानी है जिसे हम सुनाना चुनते हैं। ये सोचने वाली बात है कि समाज अपने नायकों को कैसे गढ़ता है और हम सब अपने अतीत को किस तरह याद रखते हैं।